टू स्टडी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है ये काफ़ी, तो न्यूज़ में क्यों है और पूरी प्रक्रिया क्या है चैप्टर प्रोसीडिंग की, और ख़ुद चैप्टर प्रोसीडिंग्स ये क्या है, तो पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल ही में मुंबई पुलिस के द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ जो कि हैं अर्नब गोस्वामी, इनके खिलाफ़ चैप्टर प्रोसीडिंग्स शुरू की गई है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है इसका। अभी देखें चैप्टर प्रोसीडिंग्स होती क्या है। तो चैप्टर प्रोसीडिंग एक प्रकार से पुलिस की कार्रवाई है, और वो कार्रवाई क्यों की जाती है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ ये कार्रवाई की जाती है, और इस वजह से की जाती है जब भी पुलिस को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति समाज में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न कर सकता है या फिर समाज में शांति जो है उसे भंग कर सकता है। अगर इस तरह की कोई भी संभावना पुलिस को लगती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध चैप्टर प्रोसीडिंग की प्रक्रिया पुलिस शुरू कर सकती है, और ये पुलिस की एक निवारक कार्रवाई होती है। हम समझने के लिए, सेम तो नहीं है समझने के लिए, लेकिन हम इसे निवारक नज़रबंदी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। निवारक नज़रबंदी भी उसी व्यक्ति के लिए की जाती है ना, जो समाज की शांति भंग करने की कोशिश करे या फिर ऐसा कर सकता है। तो इसी तरह से कुछ ये भी है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। इसके तहत पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC के तहत की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर सकती है, ताकि उस व्यक्ति को यह सुनिश्चित हो सके कि उपद्रव पैदा करने से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसे सलाखों के पीछे भी रखा जा सकता है। तो एक तरह से अल्टीमेटम या फिर कह सकते हैं कि वार्निंग जारी की जाती है पुलिस के द्वारा कि अगर ऐसी कोई भी कार्यवाही की गई उस व्यक्ति के द्वारा जो कि समाज की शांति भंग करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई के तौर पर जुर्माना या फिर जेल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब बात करें प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया कौन सी धारा के तहत शुरू की जाती है। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो कि CRPC है, CRPC जिसकी फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसकी एक धारा है 111। तो धारा 111 के तहत किसी व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उसे नोटिस जारी करने वाले कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट कौन होता है, कमिश्नरी क्षेत्र में ACP रैंक अधिकारी होता है तथा ग्रामीण इलाकों में डिप्टी कलेक्टर होता है। तो इस कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, धारा 111 के तहत उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है, और जिस भी व्यक्ति को वो नोटिस जारी किया गया है उसे यह स्पष्ट करना होता है कि उसके लिए अच्छे व्यवहार के अनुपालन के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए जाने चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया, अभी क्या किया जाएगा, उससे एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इस आगे की प्रक्रिया ये होती है कि एक अच्छे व्यवहार के अनुपालन का एक बॉन्ड होता है, जिस पर उससे हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए। लेकिन हस्ताक्षर करवाने से पहले उस व्यक्ति को एक मौका दिया जाता है कि आप बताइए कि अगर हम आपसे इस पर साइन नहीं करवाएं तो क्या वजह होनी चाहिए उसकी कि ये साइन नहीं करवाए जाएं। तो वो व्यक्ति आंसर करता है, इसका स्पष्ट करता है अपनी बात को कि इस वजह से मुझसे इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करवाए जाने चाहिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है कि वो जो आंसर दिया गया व्यक्ति के द्वारा, अगर कार्यकारी मजिस्ट्रेट उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए उस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, और सिर्फ हस्ताक्षर ही नहीं करवाया जाता, बल्कि एक ज़मानती लाने को भी कहा जाता है। इसके अलावा अपराध और व्यक्ति की वित्तीय क्षमता के अनुसार, मतलब उसका अपराध कितना है और उसकी वित्तीय क्षमता कितनी है, उसे देखते हुए एक जुर्माना राशि तय की जाती है, जिसे व्यक्ति को बॉन्ड में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर भुगतान करना होगा। यानी कि बॉन्ड में साइन जो करवाए गए हैं, अगर वो व्यक्ति उस बॉन्ड का उल्लंघन करता है, जो भी शर्तें उसमें साइन करवाई गई हैं शर्तों पर, अगर उसका उल्लंघन करता है तो जो भी जुर्माना राशि तय की गई है उसको उस व्यक्ति को भरना होगा। तो आई होप पूरी प्रक्रिया आपको समझ आई होगी कि ये क्या होता है चैप्टर प्रोसीडिंग्स, और किसके खिलाफ़ ये लाया गया है। मुंबई पुलिस के द्वारा अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, इनके खिलाफ़ ये लाया गया है। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ़ क्यों ये शुरू की गई है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, और फॉर जनरल नॉलेज भी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर प्रोसीडिंग क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। अभी क्योंकि यहाँ पर CRPC के बारे में हमने बात की थी, CRPC की धारा 111 है ना, वो याद रखिएगा। और एक हम काफ़ी सुनते हैं IPC, तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों के बीच। IPC और CRPC, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है।
तो सिंपल सा देखें तो आईपीसी क्या है, कोई भी दंड की परिभाषा, यानी कि किस स्थिति में किस चीज़ को या किस काम को दंड कहा जाएगा उसकी परिभाषा, और साथ में प्रावधान क्या है, अगर वो कोई भी अपराध किया गया है तो उस अपराध के लिए क्या दंड देना चाहिए, ये प्रावधान ये किस में दिए गए हैं, आईपीसी में। और वो प्रावधान को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी में दी गई है। ठीक है, ये सिंपल सी दोनों के बीच डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर जो लिखा है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो दंड के प्रावधानों के बारे में बताना आईपीसी के अंतर्गत आता है, जबकि सीआरपीसी उन प्रतिक्रियाओं के बारे में बताती है जो आपराधिक मामले की व्याख्या करते हैं। आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना सीआरपीसी के काम का हिस्सा है। इन कानूनों में 2 लॉ आते हैं, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। इसके अंतर्गत सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ हैं। सिविल लॉ को आईपीसी और क्रिमिनल लॉ को सीआरपीसी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए हमें पता है चोरी किसे कहते हैं, डकैती किसे कहते हैं, लूट किसे कहते हैं। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये कहाँ दी गई हैं, आईपीसी के अंतर्गत। और ये जो अगर अपराध ये किए जा रहे हैं तो इनके लिए क्या क्या सज़ाएं हैं ये दिया गया है आईपीसी के अंतर्गत। लेकिन प्रक्रिया क्या है, मतलब अपराध जब हो जाता है, घटित हो जाती है कोई घटना, तो उसकी जांच की पूरी प्रक्रिया क्या है, पुलिस कैसे जांच करेगी, जो पीड़ित है उसके लिए क्या प्रक्रिया है जांच के लिए, जो अपराधी है हाँ उसके लिए क्या प्रक्रिया है पूरी जांच के लिए, कोर्ट में किस तरह से केस जाएगा और किस प्रोसीजर को फॉलो करके पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं सीआरपीसी में। तो मेनली डिफरेंस यही है आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में। ऑलराइट देन, आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो and please subscribe the channel. Thank you very much for watching this. Jai Hind.